खतरा मंडरा रहा था, पुराने जहाज की समुद्री योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा था, तब वो बहुत खराब स्थिति में थी। लेकिन मुट्ठी भर नौसैनिक अधिकारियों ने विक्रांत का समर्थन किया। उनका मानना था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतने में मदद कर सकती हैं। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने देश का सर ऊंचा किया और सभी समय के सबसे प्रसिद्ध भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक बन गया। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। INS विक्रांत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1943 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरक्यूलिस में अपनी शुरुआत की, लेकिन युद्ध पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया और मई 1946 में जहाज पर काम रोक दिया गया। केवल 75% पूरा होने पर उसे अगले 10 सालों के लिए स्कॉटलैंड में रख दिया गया। युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की नौसेनाएं उन जहाज़ों को बेचना चाहती थी जिनकी अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी, और भारत सरकार ने 1957 में HMS हरक्यूलिस को खरीद लिया, जिसके बाद इस जहाज़ को बेलफास्ट आयरलैंड ले जाया गया, जहां इसका निर्माण पूरा हुआ और भारतीय नौसेना की ज़रूरत के मुताबिक इसे मॉडिफाई किया गया। HMS हरक्यूलिस INS विक्रांत तब बन गया जब 4 मार्च 1961 को यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा इसे बेलफास्ट में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और इस जहाज को ऑफिशियली 3 नवंबर 1961 को बॉम्बे हार्बर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और बोलार्ड पियर में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्वागत किया था। विक्रांत अब 20 साल से अधिक का हो चुका था और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में भाग लेने के लिए अयोग्य था। उसे बॉम्बे हार्बर में सूखी गोदी में रखा गया था, जबकि उसे फिर से तैयार किया गया था। भले ही जहाज पुराना हो रहा था, लेकिन विक्रांत था तो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, और भारतीय नौसेना के लिए ये गर्व की बात थी। इसलिए जब युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे, इस बार 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति को लेकर इंडिया पाकिस्तान वॉर जब छिड़ा, तब भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित करने की ठान ली कि विक्रांत लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए। ये एक कठिन फैसला था क्योंकि कैरियर फिट नहीं था, और उसे मरम्मत के लिए जून 1970 में एक बार फिर बॉम्बे नौसेना डॉकयार्ड में खड़ा किया गया था। फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी ने अपनी किताब ट्रांसिशन टू ट्रियम्फ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी 1965 to 1975 में लिखा है कि विक्रांत को उसके बॉयलर्स के पानी के ड्रम्स में कई आंतरिक दरारों और फिजर्स का सामना करना पड़ा, जिसे वील्डिंग से भी ठीक नहीं किया जा सकता था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक ही रास्ता था, जहाज को उसकी डिज़ाइन की गई क्षमता से काफ़ी कम 14 समुद्री माइल यानी 26 किलोमीटर पर आवर से चलाना था, जो कि उसकी मैक्सिमम स्पीड 25 समुद्री माइल यानी 45 किलोमीटर पर आवर से आधी थी। जहाज की समुद्री योग्यता के बारे में नौसेना हेडक्वार्टर्स में संदेह के बावजूद ऐसे लोग थे जो उसके लिए तत्पर थे। कैप्टन हीरानंदानी का कहना था कि 1965 के युद्ध के दौरान विक्रांत बॉम्बे हार्बर में बैठा था और समुद्र में नहीं गया था। अगर 1971 में भी ऐसा ही हुआ तो विक्रांत को व्हाइट एलिफेंट कहा जाएगा और नेवी एविएशन को खारिज कर दिया जाएगा। भले ही हमने कोई विमान ना उड़ाया हो, विक्रांत को बस चालू होते देखना था। ये एडमिरल नंदा, वाइस एडमिरल एन कृष्ण और कैप्टन हीरानंदानी थे जिन्होंने विक्रांत को युद्ध में ले जाने की अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल स्वराज प्रकाश ही थे जिन्होंने चालक दल और एयर स्क्वाड्रन को पूर्ण युद्ध क्षमता तक पहुंचाया। लेकिन यह आसान नहीं था। जुलाई 1971 में पायलट्स ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया तो केवल 6 सी हॉक्स ही उपलब्ध थे। जैसे ही ये संख्या बढ़कर 18 हो गई, पायलट्स और चालक दल को गहन युद्ध प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, विक्रांत ईस्टर्न फ्लीट का केंद्र बन गया। युद्ध के बादल मंडराने के साथ नेवी फ्लीट 13 नवंबर को अंडमान और निकोबार के लिए रवाना हुई, और इधर पाकिस्तानी नौसेना ने विक्रांत को डुबाने के एकमात्र लक्ष्य से एक सबमरीन PNS गाजी को तैनात किया था। मगर 3 दिसंबर को INS राजपूत कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह मलिक ने PNS गाजी की समंदर में ही कब्र खोद दी। अगले दिन लड़ाई शुरू हुई तो विक्रांत को चिट्टागोंग की ओर तैनात किया गया। उसे चिट्टागोंग और कोक्स हार्बर पर हमला करने का आदेश दिया गया था।
अन्य इंडियन फ्लीट फोर्सेस के पनडुब्बी खोज और हमले के मिशन पर होने और इस तथ्य के कारण कि विक्रांत के पास कोई एंटी सबमरीन या एंटी एयर प्रोटेक्शन नहीं थी, वाइस एडमिरल के अधिकारियों ने उन्हें इस तरह के हमलों में एंगेज ना होने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने भी कह दिया, मैं इस स्थिति में नहीं आया था कि बिना हमला किए वापस लौट जाऊं। स्ट्राइक शुरू करो। 4 दिसंबर को दोपहर के करीब 3 बजे विक्रांत से 6 सी हॉक्स लॉन्च किए गए। दुश्मनों के रडार से बचने के लिए उन्हें लगभग समुद्र की सतह को छूते हुए उड़ान भरनी पड़ी। वे जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचे और चिटिगव और कोक्स बाजार हार्बर में शिपिंग पर हमला किया। सी हॉक्स ने अपने 500 पाउंड के बमों से मैक्सिमम जहाज़ों को डुबो दिया या फिर क्रिपल कर दिया। इनमें 2 गन बोट और रिवर क्राफ्ट सहित एक गोदाम और 3 मर्चेंट शिप्स भी थे। केवल 10 दिनों में विक्रांत से विमानों द्वारा 300 से ज़्यादा स्ट्राइक उड़ानें भरी गई। लगभग 8 सी हॉक्स और एलिसिस दुश्मन के ग्राउंड अटैक के चपेट में आए, लेकिन किसी को भी कोई हानि नहीं हुई। विक्रांत उम्मीदों से बढ़कर था। वो बंगाल की खाड़ी में पूर्ण नियंत्रण स्थित करने, पूर्वी पाकिस्तान हवाई क्षेत्र में हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले सप्लाईज और ट्रेड को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेट खड़ा करने में सफल रहा। विक्रांत ने कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें जीता, पर वो सिर्फ एक चुनौती हारी। वो एक अदालती मामला था जिसमें उसे पूरी तरह से खत्म होने से बचाना था। बढ़ती मेंटेनेंस और उसकी खराब स्थिति के कारण उसे अंत में नवंबर 2014 में बंद कर दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विक्रांत के गौरवशाली विरासत को IAC-1 द्वारा बढ़ाया जा रहा है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।